लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और सरहदी इलाकों में स्कूल कॉलेजों में असातिज़ा, टीचर्स और अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी एक गंभीर मसला है। ये आज से नहीं है, मुद्दतों से है। इस हवाले से लगातार असेंबली में भी आवाज़ उठाई जाती रही है और अब भी लगातार आवाज़ उठ रही है। आज की कहानी ख़ासतौर पर असेंबली में इस हवाले से कौमी सतह पर लोगों के एहतजाज की खबरें आपने देखी होंगी। अवामी नुमाइंदे भी आला सतह पर इस मामले को उठाए जाते रहे हैं और मौजूदा बजट सेशन के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को खासतौर पे अलग अलग हलकों के अरकान असेंबली ने इस मसले को ज़ोर शोर से उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मसलों को उठाते वक्त ये कोशिश की गई कि लोगों की जो देरीना मांगे हैं उसे पूरी की जाएँ फौरी तौर पे। इस हवाले से कई एमएलएस की जानिब से प्राइवेट रेजोल्यूशन बिल अब लाया गया है। ये असेंबली की आज की कहानी है। इस हवाले से मीर सैफुल्लाह, निजामुद्दीन भट्ट, बलवंत सिंह मनकोटिया और कैसर जमशेद लोन की जानिब से करारदाद और तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के बिल, खुसूसन महकमे तालीम और सेहत के वो मुलाजिम जो दूर दराज इलाकों में 2 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के चर्चा हुई है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में प्रमोशन की शरायत मुलाजिमों के लिए 2 साल तक हार्ड इलाकों में तैनाती ज़रूरी है। ख़ास तौर पे बहस की शुरुआत गुरेज के NC MLA नज़ीर अहमद गुरेजी ने की थी। उन्होंने कहा कि जो लोग सरहदी इलाकों में तैनात हैं उन्हें खुसूसी मराहत दी जाएं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन अलग होती है। उन्होंने गुरेज के कई स्कूलों और अस्पताल में स्टाफ की कमी का मसला बताया। उन्होंने अपने रेजोल्यूशन में अहलियत रखने वाले मुकामी असातिज़ा और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की तजवीज़ भी पेश की। मीर सैफुल्लाह ने सरकार पर जोर दिया कि ख़ास तौर पे हार्ड जोन में तैनात मुलाजमों की तैनाती को पहले यकीनी बनाया जाए, जो कि वो इलाके, वो खित्ते जो थोड़े से सख्त हैं, वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना, वहाँ पे पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से वो रूल चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान है, ना इसमें एक्सचेकर का कोई मसला है। मसला ये है कि आपके पास दरखास्तें आएंगी कि मुझे जल्दी इन इलाकों में भेजिए, मैं अपने 2 टेनुआ पूरा करूं ताकि मेरी कल प्रमोशन नहीं रुकेगी। तो मेरी गुजारिश होगी सर गवर्नमेंट से आपके जरिए कि ये रेजोल्यूशन जो है, और हाउस से मैं गुजारिश करूंगा कि हाउस का हर एक MLA जो है इस पे क्या कहते हैं मेरी मदद करे। मैं जानता हूं पीड़ा, आज मेरी हायर सेकेंडरी में लेक्चरर नहीं है, आज मेरे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल। पहले शेख साहब ने एक काम किया था सर, कम से कम क्लास 4 वहां क्या लगाता था, कम से कम इंजेक्शन वाला वहां बैठता था इन इलाकों से, क्योंकि उसको पता था सपोर्ट यहाँ का यही करेगा सर्विस, यहाँ का ये क्या कहते हैं नर्स गार्डी यही करेगा सर्विस, यहाँ का जो क्या कहते हैं फिटर यही करेगा। अब फिटर भी आप लोग बाहर से लाते हो, ये क्या कहते हैं सपोर्ट भी बाहर से लाते हो, तो जाएगा कौन? तो मेरी गुजारिश होगी कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हुकूमत का कोई नुकसान नहीं। ऑनरेबल CM साहब इस पे आप गौर कीजिए, और आप अगर गौर करेंगे सर तो आप ये समझिए एक कंट्रीब्यूशन होगी आपकी तरफ से सर। इट विल बी ए बिग कंट्रीब्यूशन टू द दैट सोसाइटी जो उड़ी में जो उस इलाके में रहते हैं जहाँ टीचर नहीं जाता है, या गुरेज है, टंगार है, मत्सल है, वाडवन है, बनी के इलाके हैं, वो जो ऊपर वाले हैं, वो लोग आएंगे आपके पास एप्लीकेशन है, लेकिन ये कौन चोर राजौरी है। तो मेरी गुजारिश होगी इस हाउस से आप अपने कॉन्शियस से वोट दे दीजिए और इस रेजोल्यूशन को पास कीजिए, और गवर्नमेंट को चाहिए इस पे अमल करें। रेजोल्यूशन मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन एक बात का मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ गुरेज साहब के साथ, वो ये कि नहीं कि उन इलाकों के जो टीचर्स है, जो डॉक्टर्स है, वो जाए जहाँ मर्जी वहाँ जाए, और इलाकों के आए और वहाँ जाए, ये गलत है। ये मैं नहीं मानता। फर्स्ट प्रायोरिटी में वही लोग होने चाहिए जिनकी अपॉइंटमेंट उन इलाकों में हुई है, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ डॉक्टर्स, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, जो उन एरियाज में लगे हैं, उस बुनियाद पे वहाँ के बॉर्डर जो एरियाज हैं उनके या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की सर्टिफिकेट के या ST के हवाले से या किसी और सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के हवाले से, मैं चाहता हूँ इस हाउस के अंदर पहले उनको वहाँ पे पोस्ट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत इस साल 25,000 खाली पदों पर भरने का पुख्ता इरादा रखते हैं।
उन्होंने असेंबली के अंदर ये बात कही कि भर्ती के अमल में शफाफियत लाई जाएगी और वक्त के अंदर पूरा किया जाएगा। दरअसल इससे पहले भी कई सारे मसाइल हैं जिसे अभी फिलहाल के लिए दरकिनार कीजिए, लेकिन चलिए देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तो 1 लाख भर्ती वाला जो सवाल है वह अभी बरकरार है, लेकिन अगर 25,000 नई भर्ती की बात हो रही है तो वेलकम कीजिए। उधर वक्फे सवाल के बाद आज ऐवान में मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन की जानिब से कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन श्यामलाल शर्मा की गैर मौजूदगी में एनसी के सीनियर विधायक मुबारक गुल ने PAC की 2025-26 की रिपोर्ट कॉपी ऐवान के सामने में रखी। इसके अलावा अली मोहम्मद सागर ने सप्लीमेंट्री कमेटी, शमीमा फिरदौस ने एस्टिमेटेड कमेटी के सामने में 2025-26 की, और सज्जाद गनी लोन ने गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी, यूसुफ तारिगामी ने एनवायरमेंट कमेटी और कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने, पीरजादा फारूक शाह ने अपनी ज़ेर सदारत कमेटियों की रिपोर्ट पेश की थी। आज की आज और बात तरहगाम के रुकन असम्बली मीर सफुल्ला की। उन्होंने सरहदी और पहाड़ी इलाकों में ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाने के साथ ही मुकामी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोलने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के इन इलाकों में राब्ता बाहरी दुनिया से कट जाता है। उन्होंने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि अस्पतालों और स्कूलों में खाली पोस्ट को पुर करना अगर मुश्किल हो रहा है तो सरकार को मुकामी सतह पर आर्जी तकर्री करनी चाहिए, जैसे कि कैजुअल वगैरह जो की जाती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में नर्सिंग या टीचिंग की डिग्री ले चुके नौजवानों की इन पोस्ट पर पोस्टिंग होनी चाहिए। उन्हें सरकार ऐवान में उन्होंने सरकार से अपील भी की कि अवामी मफाद को फौरी तौर पे ज़हन में रखें। मैं ठीक मानता हूँ, लेकिन एक बात का मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ गुरेजी साहब के साथ, वो ये कि नहीं कि उन इलाकों के जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स, वो जाए जहाँ मर्जी वहाँ जाए, और इलाकों के आए और वहाँ जाए। ये गलत है, ये मैं नहीं मानता। फर्स्ट प्रायोरिटी में वही लोग होने चाहिए जिनकी अपॉइंटमेंट उन इलाकों में हुई है, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ टीचर्स, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ डॉक्टर्स, अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ, जो इन एरियाज में लगे हैं उस बुनियाद पे वहाँ के बॉर्डर जो एरियाज हैं उनके या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की सर्टिफिकेट के या ST के हवाले से या किसी और सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के हवाले से, मैं चाहता हूँ इस हाउस के अंदर पहले उनको वहाँ पे पोस्ट कर लीजिए। गुरेज अहमद, खासतौर पर गुरेज के MLA नज़ीर अहमद गुरेजी ने रेजोल्यूशन में मुख्तलिफ रूप से हार्ड जोन में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में मुनासिब तादाद में टीचर्स और तिब्बी अमले की तकर्री, अपॉइंटमेंट और किसकी तैनाती होनी चाहिए और किस कंडीशन में होनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत रखी। उन्होंने तजवीज़ में जो लोग यहाँ पे नहीं जाना चाहते उनको प्रमोशन उनका रोक देना चाहिए, इस तरह की बात कही। दूसरी जानिब कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने अपनी तजवीज़ में तरमीम की सिफारिश भी की है। अगर साफ लफ्ज़ों में बोलूँ तो दरअसल इन इलाकों में हार्ड रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है या फिर सर्वाइव करना मुश्किल होता है, इस वजह से, या फिर दूर दराज के इलाकों में यहाँ पे जो टीचिंग जा करके टीचिंग स्टाफ्स जो होते हैं उनके लिए सर्वाइव करना ओवरऑल मुश्किल हो जाता है। उनके लिए रूल चेंज करने की बात कही है और जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। और मैंने जो अमेंडमेंट तजवीज की है, मैंने कहा है इट शुड हैव स्कोप बियॉन्ड अ कंडीशन। पहली बात, हार्ड जोन्स में सर्व वो करें जो बेनिफिशरीज हैं एरिया के, जो रिजर्वेशन क्लेम करते हैं। पहली जिम्मेदारी उन पे, और मैंने वहां लिखा है कि उनके लिए कोई कंडीशन वेंडीशन नहीं, एक्सेप्ट वन, दैट विद और विदाउट कंडीशन, विद और विदाउट प्रमोशन, दे हैव टू सर्व दियर।
रामगढ़ से बीजेपी विधायक देवेंद्र कुमार मानियाल ने हार्ड जोन में सरकारी मुलाजमों की तैनाती के मुतालिक रेजोल्यूशन की तायद की, ताहम 2 साल की शर्त रखी और तजवीज़ का अपोज किया। उन्होंने कहा कि पहले ख़ास तौर पे फार फ्लॉन्ग जो एरिया है, दूर दराज के इलाके, उनका तरीक़ेकार तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में इजारा ख़ास तौर पे इदारा जाती और डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिहाज से तकसीम करने की ज़रूरत है। रेजोल्यूशन जो ऑनरेबल एमएलए गुरेजी साहब ने लाया है जनता के लिए और जो फार फ्लॉन्ग एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए अच्छा है। मैं आई फेवर दैट, आई सपोर्ट दैट कि वहाँ पे सर्विसेज जो है वो लोग वहाँ जाएं, नौकरी करें। बट आई अपोज द मूव टू 2 ईयर मैंडेटरी टेन्योर फॉर 2 ईयर्स, चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे टीचर्स हैं। क्योंकि सर ऑलरेडी हमारे पास सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि फार फ्लॉन्ग एरिया, जहां तक मेरी नॉलेज है सर, गवर्नमेंट के पास आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि विच आर द फार फ्लॉन्ग एरियाज। माय रिक्वेस्ट टू यू, ये जो है फार फ्लॉन्ग एरिया इंस्टीट्यूशन वाइज और ये पोस्ट वाइज अगर डिफाइन होते हैं, क्लासिफाई होते हैं, उसके बाद इसका किया जाए सर। लेकिन जो मेरे साथियों ने पहले बात की सर, आरबी में पहले 20% था, अब 10% है, वो लोग कहाँ हैं सर? वाई दे आर नॉट बीइंग पोस्टेड एट दोज प्लेसेज जो फार फ्लॉन्ग एरिया में जो लोग उसका बेनिफिट लेके आते हैं। मेरी सबमिशन है कि एम्प्लॉइज को हम जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का है एक टीचर, एक स्टेट कैडर का है, एक डिवीजन कैडर का है, एक डिस्ट्रिक्ट कैडर का है, उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। विद इन डिस्ट्रिक्ट उसके पास वो एरिया है कि नहीं है। दूसरा जो है वो ऑलरेडी वहां पे रह रहा है। तो जो आप आई होप मेरे दोस्त इस बात को समझेंगे। तो इट्स नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट सच ऑर्डर सर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने सुझाव दिए हैं सर 2 दिन, इस पे बात करूंगा। रेजोल्यूशन जो ऑनरेबल एमएलए गुरेजी साहब ने लाया। चलिए मैं पूरी कहानी बता देता हूं आपको। इस वक्त कहानी एक्चुअल में चल क्या रही है। कहानी दरअसल ये चल रही है कि असेंबली के अंदर बातचीत की जा रही है कि जो खाली पोस्ट है, चाहे वो तिब्बी अमले वाला मामला हो, हॉस्पिटल्स के हों या फिर सरकारी जो स्कूल कॉलेज वगैरह है, उन सब की अपॉइंटमेंट की बात। कुल मिलाकर के हमारा सिर्फ एक सीधा सवाल है कि मुलाजिमत या फिर सरकारी जो पोस्ट खाली हैं, जो इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने दिखाने की कोशिश की थी, उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए, भरा जाए। फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा भी बड़े मुद्दे हैं असेंबली के, जिनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे को हल कर लें कि ये क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जो हायर स्कूल की माफ कीजिएगा हायर एजुकेशन की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 40% जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। ये स्कूलों की भी बात आज हो रही है असेंबली के अंदर कि यहाँ पे जो लोग दूर दराज के इलाके में रहने वाले जो टीचर्स हैं वो किसी हद तक फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोगों का नुकसान भी होता है या फिर बहुत सारे मसाइल भी हैं उनके साथ वगैरह वगैरह। कुछ का कहना है कि भाई इनको जोन में तब्दील कर दिया जाए और उस हिसाब से, और हुकूमत ये कह रही है कि हम 25,000 नौकरियों के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन हर एक लाइन पे जो मैं अलग अलग पार्टियों की आपको सुना रहा हूं, हर एक में 4 सवाल हैं जो आपके मन में भी आती होंगी। लेकिन उन तमाम तर चीज़ों से परे फिलहाल इस मसले पर रोजगार को देने या बेरोजगारी को दूर करने के हवाले से असेंबली में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ हमारे सभी साथी और एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। हम पहले जान लेते हैं, फिर दूसरे मुद्दों को भी आपके सामने में रखेंगे। अहमद यार साहब, वेलकम करते हैं आपका, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और हर दिल अजीज जनाब अहमद यार साहब। ख्वाहिश आज दिन भर असेंबली की कार्रवाई में मौजूद रहे। मीर जिन्होंने तमाम तर लीडरान से और लोगों से और ख़ास तौर पे उन दूर दराज इलाकों के में बेरोज़गारी के हवाले से तमाम तर रिपोर्ट पेश की है। मैं ख्वाहिश आपसे अपडेट लेना चाहूँगा सबसे पहले असेंबली में इस बेरोज़गारी को दूर करने वाले दावे और जो अलग अलग बिल पेश किए गए हैं इस हवाले से। जम्मू कश्मीर सरकार लगातार इस तरह से आंकड़े भी नजर आ रहे हैं उनके, और वो साथ ही साथ वो बता रही है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है। 20 से 25,000 पोस्टों को पोस्ट पर जो है वो भर्ती करने की बात जो है वो की जा रही है कि JKPSC और JKSSB को जो रेफर किया जाएगा और अब विभिन्न विभागों में पोस्ट भरी जाएगी। आपको बताऊं कि लगातार जम्मू कश्मीर में जहां एक और बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ रहा है, 30 से 32% तक ये जा पहुंचा है। ऐसे में PDP विधायक वहीद परा ने पूछा था कि कितनी पोस्टें आपने भरी हैं, क्योंकि पिछले साल जो आंकड़ा दिया गया था उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसके साथ ही साथ अब नई और पोस्ट भरने की बात कही जा रही है। अब इसमें काफी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो अलग अलग नजर भी आती हैं और आंकड़े जिस तरह के नजर आते हैं
बीजेपी भी इल्जाम लगाती है कि पहले 75,000 पोस्ट की बात की गई, बाद में उसमें से 50,000 गायब हो गई, फिर 25,000 के आसपास पोस्ट पे सारी बात आना शुरू हो गई। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है, किस चीज को छुपाया जा रहा है और नाकामी है। और इसने अभी उमर सरकार को आपको के बने हुए 1.5 साल लगभग बीत गया है, लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए अभी भी जो है वो जो युवा है वो इंतजार कर रहे हैं। बड़े सारे ओवर एज हो गए हैं। कुछ ऐसा सरकार भी मानती है कि कई सारे मसलों पे जो एग्जाम्स क्रैश हुए, उसके बाद कई एग्जाम्स के चलते एग्जाम्स में बच्चे जो हैं वो कोर्ट्स में चले जाते हैं, जिस कारण वहाँ पे लंबा वक्त लग जाता है और फिर जब डिसीजन आने तक ओवर एज हो जाते हैं, उसके बाद सरकारी और नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये काफी दिक्कत परेशानियां हैं। काफी जद्दोजहद करके दूर दराज पहाड़ी इलाकों के बॉर्डर सूबे के लोग बच्चे बड़ी मेहनत करके पढ़ते हैं, बड़े सारे एग्जाम देते हैं और फिर कहीं ना कहीं खुद को काबिल बनाते हैं कि सरकारी नौकरियों के लिए क्वालिफाई हो सके, यानी कि उस तरह से वो हर जगह पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद भी समय पर रिक्रूटमेंट ना होना और जब रिक्रूटमेंट होने की लगती है उसमें कई अड़चनें आ जाती हैं, ऐसे में सफर जो है युवाई करता है। जिस कारण जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे महकमे हैं, कई ऐसी आप जैसे हम देखते नहीं, आज की पोस्टिंग की बात हुई जहां पर दूर फार फ्लंग एरियाज में लोग काम करने को तैयार नहीं है और जिस कारण जो है कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसको लेकर अपनी जो है वो आप कह सकते हैं कि मायूसी उसको लेकर जताई है कि हम इसको लेकर किस तरह से हम काम करें कि किसी पे हम चाबुक पे नहीं चला सकते। ऐसे में अलग अलग तरीके से जो सजेशन है, सुझाव हैं वो भी दिए गए हैं और चीजें बताई गई हैं क्या कुछ किया जा सकता है जिससे बड़े फार फ्लंग एरियाज पहाड़ी इलाकों में जो है वो जाकर के चाहे वो स्कूलों में या अस्पतालों में वहां पर मुलाजिम जो काम कर सकते हैं। अगर नहीं काम करते हैं वो तो यकीनन फिर उनकी आगे की प्रमोशन रोकी जाए या फिर और जिस तरह से भी हो सके वो देखा जाए कि ऑल्टरनेटिव निकलते हैं। सरकार पे बड़े सारी चीजों को लेकर फोकस इस समय है, लेकिन बड़ी सारी चीजों को लेकर अभी सरकार बैकफुट पे है। हालांकि ये जो बजट सत्र चल रहा है इसमें सरकार ने आगामी साल के लिए अपना रोड मैप बताया है, लेकिन उसके बावजूद हम पिछले साल की बात करें तो वायदे या फिर जो चीजें थी वो उनमें से अभी तक बहुत सारी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में लोग कंफ्यूज ही है कि आगे फिर सरकार वायदे कर रही है और कितने वो पूरे करेगी वो ये पता किसी को क्लियर जी। ये सारे वादे इससे पहले भी हमने लगातार देखे हैं। हालांकि मैं सरकार के खिलाफ ये नहीं कहूंगा कि वो कुछ कर नहीं रही है, कर रही है लेकिन दिख नहीं रहा। अब वो कैसे हो रहा है जमीनी सतह पे मीर बताएंगे। मीर क्या कुछ सूरत हाल है, खासतौर पे जो ये असातिज़ा की भर्ती या पोस्ट जो खाली हैं, बेरोजगारी की दूर करने के हवाले से, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, जिसकी भी बात हो। आज असेंबली में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी बाइट्स सुनाने की कोशिश की, लेकिन शायद अगर हर एक को लेकर के आए तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्चुअल सिचुएशन, अवाम के ख्यालात और बेरोजगारी दूर करने के हवाले से नौजवानों के बयानात क्या है? बिल्कुल, अभी 3 फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला फिगर ये है कि जो हमें टेलीविजर्स का देखने को मिल रहा है, जो एटलीस्ट 60,000 to 70,000 टेलीविजर्स हैं जो लगातार एहतजाज पे हैं, जिनका मानना है कि वो 2 दिहाइयों से काम कर रहे हैं, अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए। जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ, टेलीविजर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस भी, उसका भी घेराव करने की कोशिश किया। जब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली चली और श्रीनगर में, उस वक्त भी उन्होंने असेंबली के बाहर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वो 70,000 ऐसे टेलीविजर्स हैं जो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जिस तरह से उनको कहा था कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन 2 दिहाई हो चुके हैं, सरकार भी बनी, 1.5 साल भी हुआ, अभी उसके बारे में कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठा। उसके बावजूद अगर आप देखें जो वैकेंट ऑफिशियल पोस्ट्स है उसकी जो फिगर है वो कहीं ना कहीं पे 30,000 के आसपास करंटली देखने को मिल रही है, जब हम प्रेजेंट डेट की बात करें, जो कि ऑफिशियली वैकेंट है। हालांकि इस फिगर में हमें अप डाउन भी पॉसिबली देखने को मिल सकता है। वहीं पे आज की डेट में, करंट टाइम में, चीफ मिनिस्टर का मानना है कि वो 25,000 जॉब्स 2025 में 2026 में देने वाले हैं। हालांकि इसमें ये होगा कि जो प्रीवियस वैकेंट पोस्ट है पहले उनको फिल किया जाएगा। हालांकि इसमें किसी भी नई एम्प्लॉयमेंट ड्राइव के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम इस मसले को इन्हीं 3 चीज़ों तक महदूद ना रखें, इससे आगे जब हम जाते हैं तो हमें हर साल यहाँ पे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करते हैं, कॉलेज से पढ़ाई हासिल करते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास कोई अनएम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज है वो अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में एक अलग रीजन रहा है जिसकी वजह से हमें प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कभी देखने को नहीं मिली है उस हद तक जिस हद तक होनी चाहिए, जैसे हम अक्रॉस
कंट्री देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक बड़ी वजह रही है कि हमारे पास प्राइवेट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के उस तरह के मौके अवेलेबल नहीं है। हालांकि सरकार ने, जब हम मरकजी लेवल पे देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने लोन्स के बारे में भी जिक्र किया, कई सारी स्कीम्स के बारे में जिक्र किया जहां पे इन अनएम्प्लॉयड यूथ्स को रोजगार नहीं, सरकार जिक्र ही तो कर रही है। मैं भी सीधा सवाल इसी तरीके से मैं जानने की कोशिश कर रहा था मीर, क्योंकि देखिए मुझे इस चीज़ से इनकार नहीं है कि आज असेंबली में या ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट आप हमें बता रहे हैं इसमें कोई गलती है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल इससे बड़ा ये है कि अवाम सिर्फ बोल ही तो रही है, जिक्र ही तो कर रही है। जनाब अहमद याद साहब, ये सरकार लगातार बार बार इन तमाम तर चीज़ों को बातचीत करती है, और सबसे बड़ा और सबसे नाराज़गी वाला सवाल शायद यही है कि जो हमारे साथी बता रहे हैं कि सरकार बोल रही है, जिक्र कर रही है, बता रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन नज़र कहीं भी नहीं आ रहा है। या शायद आप जैसे हसास लोग देख पाए तो हमें बिल्कुल बताएं इसके बारे में। नहीं, ये सही बात है कि बात सिर्फ बात ही नहीं हो, लेकिन जो भी कोई हमारे जहन में कोई इशू हो, कोई मसला हो, या दरपेश मामला रियासत को हो, जम्मू कश्मीर को हो, या किसी भी खत्ते को हो, जितना सीरियसली से उसको लिया जाए, उसी सीरियस से उसको इम्प्लीमेंट और फिर मॉनिटर किया जाना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती यही रही है कि हमने सियासत बहुत ज़्यादा खेली बनिस्बत की कुछ ग्राउंड पर काम किया जाए। हम ये बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आज भी वही चलता आ रहा है, और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर में अगर हम बेरोज़गारी को ही ले लें, सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है बेरोज़गारी की जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर वैसे भी बैकवर्ड एरिया है, हर लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर लिहाज से, अनएम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, इंडस्ट्रीज के लिहाज से। लेकिन 2019 के बाद इसकी प्रायोरिटीज और कुछ एडिशंस भी हो चुकी है। तो लेकिन वही मान के हम ये चलते थे कि एक अपनी गवर्नमेंट बनेगी 2019 के बाद, तो शायद वो इन मामलों को एड्रेस करेगी। उसमें बहुत सारी इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है, रेगुलराइजेशन जो टेलीविजर्स का मामला है वो एक इशू है, रिजर्वेशन का इशू है, या कुछ कंसेशंस देने की बात की गई है लोगों को, आम लोगों को। सियासी बड़े बड़े इशूज जो है उनको एक तरफ छोड़ के, लेकिन दो तरीके के काम जो हम देख रहे हैं हो रहा है। एक ये कि एक असेंबली में कोई इशू लाया जाए डिस्कशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट मेंबर के बिल के जरिए लाया जाए या गवर्नमेंट उसको लाए। एक तो यह है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए हम उसको लाते हैं, लगे लोगों को कि भाई हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे स्पेशल स्टेटस की बात हुई, या वो चूंकि वो बड़ा इशू है, पॉलिटिकल इशू है, और ऐसे में होना कुछ नहीं है, लेकिन डिस्कस करेंगे। कल को अगर कोई पूछेगा भी, भाई हमने तो डिस्कस करा, क्योंकि कल भी हम एक चैनल पर डिबेट कर रहे थे, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन था, तो जब हमने ये इशूज बात करी, कहते हम तो डिस्कस करते। लेकिन डिस्कस करना और ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन करना दो डिफरेंट इश्यूज है। ये ऑल इट डिपेंड्स कि आपका इंटेंट क्या है, और आप कितना सीरियस हो, आप कितना सेंसिटिव हो, आप कितना हिसास हो किसी मामले को लेकर। हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आज तक इस मामले को बहुत सीरियसली ले लिया कि एमएलएज की सैलरीज को बढ़ाना है, तो इमीडिएटली नहीं। तो एक सवाल मैं बीच में डालना चाहता हूं आपसे ही कि ठीक है, इससे पहले अभी 1 महीने या फिर डेढ़ साल हुए, माफ कीजिएगा मुझे, 1.5 साल हुए इस पूरी गवर्नमेंट को अब तक चलाए हुए। उससे पहले भी सूरत हाल सेम ही थी। अभी रिपोर्ट सामने आती है हायर एजुकेशन की जानिब से कि भाई 40% जो पोस्ट है वो खाली है। स्कूलों की सूरत हाल पे आज बहस हुई, जिसकी कई बाइट्स हमने सुनाने की कोशिश की। क्या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही है प्रीवियस और मौजूदा इस वजह से नहीं कह सकते क्योंकि सरकार पे अब लोगों की निगाहें एलजी से ज़्यादा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने हुकूमत आने से पहले
कोशिशें नहीं की इन तमाम तर चीज़ों को दूर करने की, क्योंकि बेरोजगारी की शरह बड़ी है। ये जितनी भी तमाम तर प्रॉब्लम्स जिसका जिक्र आज असेंबली में चल रहा है, ये तो लगातार हुआ है और अब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो अवाम के साथ जो वादे थे वो वफा नहीं हुए एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और अब सरकार भी वही चीज नहीं कर रही है जिसकी तरफ उम्मीदें लगा बैठे थे लोग? दो तीन चीजें। एक ये कि पहले तो ये देखना पड़ेगा अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा क्यों है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि हर एक रियासत में बच्चे पढ़ते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, फिर जॉब करते हैं, कि क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा बनता है। और दूसरा, हर साल लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं सर्विस से, तो उनकी जगह भी बहुत, एक तो वो तो नॉर्मल एक्टिविटी है, वो खाली पड़ी हुई है, उनको भी शायद पूरी तरह से कंप्लीट या मुकम्मल तौर उनको नहीं किया गया फिलअप। दूसरा, फिर एवेन्यूज को और जनरेट करने की बात। यस, हम मान लेते हैं कि अगर हम ये ब्लेम करते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के सामने, मान भी ले लेंगे। हालांकि इसमें भी बहस की गुंजाइश है कि कितना हुआ, फिर हमने डाटा देखना पड़ेगा कि उस दौरान कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, कितने लोग लगे नौकरी के लिए, कितने वैकेंसीज हुई, कितने एडिशन हुए। वो तो खैर दैट्स अगेन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन। चलो हम मान ले लेंगे, मान भी लें अभी कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए कि वो अकाउंटेबल नहीं है लोगों के सामने, वो इलेक्टेड नहीं है, लोगों ने वोट नहीं डाला है। लेकिन अब हम देखेंगे 1.5 साल के दौरान एक वादा ये रहा कि 1 लाख एम्प्लॉयमेंट हम कर देंगे, और आज 1.5 साल गुजरने के बाद भी शायद हम डाटा देख रहे हैं कि कहां पर कितना वैकेंसीज है, और अगर वैकेंसीज भी है तो उनको शायद आज तक कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया कि उनको उन वैकेंसीज को फिल करने की बात है। एडिशनल तो ठीक है, एडिशनल हम एम्प्लॉयमेंट का अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करेंगे वो दूसरी बात, लेकिन जो वैकेंसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कम से कम देयर इज द रिक्वायरमेंट। एक तो ये कि ये नहीं कि हम किसी को एम्प्लॉय करेंगे उसको नौकरी देने की बात है, कम से कम गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जहां आपका कोई आदमी, कहां कोई मुलाजिम रिटायर हुआ है, उसको कम से कम उस जगह को फिल करने की जरूरत है। या तो वो आदमी फजूल में काम कर रहा था, वो पॉलिटिकली लगा हुआ था, कोई जरूरत ही नहीं थी उसको लगाने की। बिल्कुल, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका मैं गहराई से आपसे जो है पूछूंगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम भी है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसे मैं ऐड करके अपने साथियों से अपडेट लेकर के फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कुछ खासतौर पे जो असेंबली के अंदर चलाता, देखिए हेल्थ, एजुकेशन, बेरोजगारी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाराजगी है ये कि हम सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक अहम मुद्दा आज उठा। हालांकि मैं इसे गलत या सही के तराजू में नहीं तौलूंगा, खासतौर पे एमएलए की सिक्योरिटी कम किए जाने पर खूब हंगामा हुआ, कह रहे साहब ऐसा कैसे हो जाएगा। तो इसमें एक शक पैदा हुआ या खौफ पैदा हुआ कि आम लोगों के मफाद के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए, यानी अपने मफाद की बड़ी फिक्र आपको। पहले खबर दिखा देते हैं सर, उसके बाद मैं अपने साथियों की तरफ और आपकी तरफ एक्सपर्टीज के लिए आऊंगा। एमएलए की सिक्योरिटी कम किए जाने पर असेंबली में हंगामे के बीच में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सज्जाद लोन वो शख्स है जिनके वालिद खुद दहशतगर्दी के शिकार हुए और शहीद हुए। ऐसे में ऑनरेबल मेंबर्स की सिक्योरिटी कम करने पर सज्जाद लोन संजीदा नहीं थे और इस मुद्दे पर सियासत कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सज्जाद लोन खुद बड़े सरकारी बंगले में रहते हैं और मवा मुफ्ती की पैरवी कर रहे थे। सरकार उन्हें सरकारी बंगला वो सरकार को वापस कर दें, आप अपना बंगला खाली कर दें, हम मवा मुफ्ती को से दे देंगे। पहले सुनाते हैं आपको। द वे सर, मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मुझे, मेरे पास तो खुद घर में हाउस गार्ड नहीं है, आई लिव विदाउट अ हाउस गार्ड। लेकिन हम यहां आकर द वे दे आर प्रोजेक्टिंग इट, आप माफ करना, आपके टाइम में सिक्योरिटी न देने की वजह से हजारों लोग मारे गए, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। दिस इज अ रियलिटी। और मुझे जब फील होता, हम रिसीविंग एंड पर रहे, मैं जब खुद, मैं अपना बताऊं सर, ग्रेवयार्ड तक जाने के लिए उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी है।
अब जब ये यहाँ आकर ये तांडव का मुझे अजीब लगता है, आई फाइंड इट वेरी ऑड दैट दे शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस सिक्योरिटी। इनके ऑफिस की सिक्योरिटी ली, इन्होंने शोर नहीं मचाया। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और ये जो ये सॉर्ट ऑफ मार्टियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम कर दीजिए। अगर कोई चीज करनी है, यू कैन राइट टू द होम मिनिस्टर। आप तो 24 घंटे आपके लीडर वहां। ठीक है, बात बहुत लंबी है, अगर सुनाएंगे तो टाइम और ज्यादा गुजरेगा। इस वजह से सिर्फ नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज क्या कहा है खास तौर पे उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं अपने साथियों की तरफ लौटूंगा। देखिए, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलएज ने अपना कंसर्न शो किया है, एक तो उन्होंने पहले भी कहा था, एक दिन उन्होंने उनके जो स्कॉट विड्रा हुए और ऑनरेबल एमएलएज ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जो है ये पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी जो रिस्क है उसके मुताबिक होनी चाहिए। और ऑनरेबल एमएलएज हमेशा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हुए हैं, जब से ये 36 साल की मिलिटेंसी है, जब से उग्रवाद जम्मू कश्मीर में आया, हमेशा पॉलिटिकल लोग हमें मिलिटेंट्स के टारगेट पे रहे हैं और खासकर इलेक्टेड लोग तो हमेशा रहे हैं और काफ़ी सारे इलेक्टेड लोगों ने शहादतें भी दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। मिलिटेंटों ने उनको मारा भी है, शहीद भी किया है। तो लिहाजा जो अगर जो जैसे ऑनरेबल एमएलएज ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी विड्रा की गई, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल एमएलएज ने कंसर्न शो किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमारा जो नवाब सूब जो पार्टी का हेडक्वार्टर है कश्मीर के अंदर, उसकी भी सिक्योरिटी विड्रा की गई है। कुल मिला के कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, नहीं अगर आई तो सीधे ख्वाहिश के पास चलते हैं। हमारे साथी हैं ख्वाहिश हमारे साथ लगातार बने हुए। ख्वाहिश, क्या था ये सिक्योरिटी वाला मामला? ये ऐसा लगता है जैसे जोक हो, क्या था पूरी कहानी? देखिए आमिर, सबसे बड़ी बात है जब सिक्योरिटी विड्रॉ की बात हुई तो इसको लेकर सबसे ज्यादा जो गुस्सा नाराजगी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ से सामने देखने को आया। वहीं कांग्रेस के कुछ विधायक थे, उनकी भी नाराजगी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बड़े सारे मेंबर्स के एमएलए के पिक एंड चूज करके सिक्योरिटी जो है वो अब कम की गई है उनकी। इवन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है श्रीनगर, उसकी भी सिक्योरिटी कम की गई है। पैरेलली कांग्रेस के भी कुछ विधायकों का कहना था कि सिक्योरिटी कम की गई है। अब यहाँ पर जब इस पर डिस्कशन चल रहा था और बड़े सारे अलग अलग जो एमएलए थे वो बोल रहे थे, इस बीच जो सलमान सागर है वो बहुत गुस्सा भी हो गए थे बीच में। उन्होंने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, हाउस में इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर रहे हैं एमएलए की सिक्योरिटीज का, जो सिक्योरिटी कम की जा रही है, क्या कोई ये साजिश है? क्योंकि हम लोग बड़े ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाते हैं, हम बड़े ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर अभी भी आतंकवाद है और आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऊपर से आप हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेंगे तो आप क्या चाहते हैं? यहाँ पे लोग जो हैं वो चुने हुए विधायक, उनकी जान को खतरा है, वो मारे जाएं। इस पर जो है कहीं ना कहीं बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने बात रखी। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर ये जरूर कहा कि किसी की भी सिक्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए और जहां लगता है कि जिस मेंबर को प्रॉपर सिक्योरिटी देनी चाहिए उसको देनी चाहिए, उन्होंने इसमें हामी भरी। लेकिन सज्जाद लोन इस बीच उठे और सज्जाद लोन जब बात कर रहे थे तो सज्जाद लोन ने ये कहने की कोशिश की और खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तारीफ करने की कोशिश की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी को लोग इतना क्यों डर रही है, इतना क्यों रो रही है उनके विधायक, क्यों इतना वो शोरगुल कर रही हैं, जबकि हाउस में बिजनेस होना चाहिए लोगों के मुद्दे के ऊपर। यहाँ पर बात हो रही है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो उनका ये कहना था, उन्होंने इसके साथ ही लिंक किया कि जब उनके वालिद जो है उनको मारा गया था, जब वो शहीद हुए थे और जब उनका फ्यूनरल हो था सिर्फ उनके वो घर से नहीं निकलने किया था, तब कई पुलिस बड़े अधिकारियों ने ये क्या किया था कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को दफनाने तक के लिए नहीं जा पाया क्योंकि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली थी और उस समय सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। चलिए, इन तमाम चीज़ों पे भी हम गौर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और ये अपडेट यकीनन हमें इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के एक्सपर्ट से जानने में भी आसानी होगी। ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने और अपडेट देने के लिए। मैं मीर आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई जो पुराना दौर जिसमें सज्जाद गनी लोन साहब के वालिद साहब को शहीद किया गया या फिर उसके अलावा बाकी लीडरान, इवन एनसी के भी, पीडीपी के भी और बहुत सारे ऐसे लीडरान है, आम आदमी, उस वक्त जिनको सिक्योरिटी थ्रेट थे, क्या इस वक्त भी उसी तरह के थ्रेट है? नंबर 1, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, और क्या वाकई वो हालात हैं जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है और इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है? नंबर 2, क्या जो डिस्कशन चल रहा है सिक्योरिटी वाला मुद्दा वाकई इतना अहम है जम्मू कश्मीर में? क्योंकि अगर इस तरह की बात सही है तो एक थ्रेट सभी के लिए है, क्योंकि अगर अवाम का नुमाइंदा महफूज नहीं है तो कोई महफूज नहीं। देखिए, इस चीज को आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कि जो प्रीवियस टाइम था, डेफिनेटली
उसमें हमें मिलिटेंसी की या टेररिज्म की जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ थ्रेट जो है वो डेफिनेटली एक गवर्नमेंट के नुमाइंदे को महसूस हो सकता था अगर हम प्रीवियस डेट्स की बात करते हैं। लेकिन सिंस 2019 काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। हम इस बात को ऐसे एक प्रिज्म के जरिए देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे चाहे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, फॉरेन जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट करंटली आ रहे हैं, अभी तक कहीं से भी ऐसा कोई इनपुट उस हद तक नहीं मिला है, एक्सक्लूडिंग पहलगाम इंसिडेंट, जहाँ पे किसी भी टूरिस्ट ने ये कहा हो कि वो किसी खौफ में है या यहाँ पे कोई सिचुएशन डिस्टर्ब्ड है। हमें यहाँ पे ईद सेलिब्रेट होती हुई नजर आती है, दिवाली सेलिब्रेट होती हुई नजर आती है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यही वो तो सारी चीजें जिसके बारे में मैं समझने की कोशिश कर रहा था। ये वो चीज है मीर जो हर एक समझता है। मैंने इजाफी इस वजह से पूछा ताकि लोग पुष्टि कर दें इस चीज की। शुक्रिया आपका तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए। मैं जनाब अहमदिया साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं वाकई ईमानदारी से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वाकई ये जो बात चल रही है, क्या वाकई इस बात में दम भी है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है? इसे आप किस नजर से देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर बात हो रही है तो कोई बात होगी, कोई हकीकत होगी इसके अंदर, और नहीं है तो फिर अपने लिए आप गाड़ी चाहते हैं, अपने लिए आप सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन मसले का हल जो अवाम के नुमाइंदे बनकर के आ पाए उनके मसले का हल नहीं है कहीं पे। जहां तक सिक्योरिटी के मामलात का ताल्लुक है, अगर आप देखोगे 90 से पहले जब से यहाँ मिलिटेंसी का मामला नहीं था, तब शायद एमएलएज अपने गाड़ियों में चलते थे और नॉर्मल तरीके से चलते थे, कोई सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं थी। अब 90 के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि कुछ लोगों को टारगेट किया गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ गए, उसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर उसमें सियासी लोग भी इन्वॉल्व हो गए, उसमें टारगेट हो गए। लेकिन 90s के दौर की बात कही आपने, दैट इज ऑल्सो योर फैक्ट, राइट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, अभी का अगर हम लेटेस्ट ले लेंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है और आपकी सिक्योरिटी के किस सिस्टम में रह रहे हो। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, खासतौर कश्मीर प्रोविंस का, अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा आदमी, चाहे एमएलए हो या मिनिस्टर हो, जिसको आज लेटेस्ट हम कहेंगे कुछ टाइम से पहले कोई ऐसा वाक़ा हुआ हो कि जहां किसी को टारगेट किया हो या किसी को सिक्योरिटी का ऐसा थ्रेट हुआ हो। ये एक प्रिजम्पशन है, वी जस्ट प्रिज्यूम थिंग्स। जहां तक पहलगाम जैसे वाक़ात का ताल्लुक है, दैट पॉसिबल नहीं सर, वो खतरा तो सबके लिए था, वो इंडिविजुअल किसी एक पार्टी के लिए या लीडर के लिए नहीं था। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि अवाम के लिए खतरा नहीं है, जैसे अभी मीर भी कह रहे थे और आप भी इस चीज की पुष्टि कर दे रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं, तो फिर अवाम के लिए खतरा नहीं है लेकिन लीडरान के लिए बड़ा खतरा है। लेट मी ऐड शॉर्टली, नहीं लग रहा है ऐसा कोई मामला है कि जहां एक एमएलए या मिनिस्टर को सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लड़ना पड़े। लेकिन बदकिस्मती यहाँ यही है कि यहाँ एमएलए या मिनिस्टर सिर्फ शायद इसीलिए कोशिश करता है कि उसको ये फैसिलिटीज मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, न कि ये कि मुझे एक अवामी खदमत करनी है, मैं बड़ा वॉलंटियरली आता हूँ, वो जहन में नहीं है। यही चीजें लेकर जब ये जहन बना के आते हैं तो नेचुरली, चाहे उनको जब भी मौका मिलता है बात करने का, वो यही बात करते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जब एक आम आदमी भी खुले आम घूम सकता है। नहीं तो हमने ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एट गवर्नमेंट लेवल कि विच आर द एरियाज जो सिक्योरिटी के तट में है, जो सिक्योरिटी इन्फेक्टेड एरियाज हैं, जिन एरियाज में मिलिटेंसी काफी है और वहां के लोगों को सिक्योर करने की बात है। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ थ्रू आउट, जैसा एक जगह है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, नॉर्मल सारा उस लिहाज से है कि कोई, अब हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो तो कभी भी हो सकता है, कहीं भी कुछ हो जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ एमएलए को थ्रेट है, ऐसा भी नहीं है। अगर हम ये कहेंगे सिर्फ मिनिस्टर को थ्रेट है, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इट्स नॉट मी ओनली से, बल्कि गवर्नमेंट भी मुझे लगता है ये इंडोर्स करेगी कि सिक्योरिटी के लिहाज से सिचुएशन यहाँ बहुत इंप्रूव हो चुकी है, कि कोई मिलिटेंसी के ऐसे वाक़ात नहीं है कि जहाँ किसी को ऐसा थ्रेट महसूस करने की जरूरत है। अब ये इनका एक स्टेटस सिंबल बन गया है, जिसकी वजह से
नहीं तो अगर किसी को रिड्यूस सिक्योरिटी किया जाए, और मुझे लगता है अब करना चाहिए। ये नहीं है कि इस वक्त हम इसलिए करेंगे कि ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है तो हमारे ऑयल्स कम हो रहे हैं इसलिए हमको गाड़ियों को कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अदरवाइज भी कम करना पड़ेगा, बिकॉज सिक्योरिटी सिनेरियो हैज चेंज्ड, वी शुड आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। व्हाई शुड वी रिमेन देयर ओनली? 10 साल पहले जो सिचुएशन थी वो शायद आज नहीं है। 2019 के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है वो पहले नहीं थी, आज चेंज्ड है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि वो सिचुएशन के लिहाज से हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन मामलात पर सबसे ज्यादा खर्चा जात जो है वो इन्हीं मामलात पर है। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं, ये गाड़ियों का ही मामला नहीं है, बल्कि ये अकोमोडेशन का भी मामला है। यहाँ कोई भी आदमी ऊपर कल को कोई जानता भी ना हो, दूसरे दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेगा, तीसरे दिन उसके पास सिक्योरिटी भी होगी, अकोमोडेशन देना है, मूवमेंट करना है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैक्सिमम जो पब्लिक फंड जो है वो सब से ज्यादा इसी चीज में जाते हैं। नहीं सर इसे जोड़ करके मैं इस बात को बहुत ही गहराई से मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ही संजीदगी से। देखिए, हमने इससे पहले बात की थी लगातार कि गाड़ी वाड़ी खरीदने वाली बात, जिस पे काफी लोगों ने चिंताएं भी व्यक्त की थी। ठीक है, छोड़ दीजिए उस चीज को। नेक्स्ट जो मसला आया, एमएलएज ने 80,000 से 1 लाख के बीच में सैलरीज का मसला चल रहा था, उसे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में किया गया था। आप बेहतर तरीके से जानते हैं, आपके बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से भी आते रहते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आपने अपनी सैलरी बढ़ाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको गाड़ी बंगला चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप ऐश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे अवाम की बात आती है, आपके मैनिफेस्टो में वो चिपक के रह जाता है कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, फिर कहते हैं आप 25,000 नौकरियां देंगे। जब नौकरी की बारी आती है तो जो एक्स सर्विस मैन है उनको नौकरी दी जाती है, जो ऑलरेडी सर्विस करके निकल चुके हैं उनको नौकरी दी जाती है, जो नौजवान बैठे हैं वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो आपको आपके कॉलेज में पोस्ट खाली है वो पोस्ट यूं ही खाली रहती है, बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। अगर उनसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूछो, उनकी पीआर टीम से पूछो, तो वो कहते भाई हम इसमें बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए खतरा है। अरे भाई क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई टेरर लैंड है, कोई आकर के किसी का गला रेत करके चला जाएगा। आपको सिक्योरिटी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात लीजिए, आवाम की सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं अपनी सैलरी आप खूब मजे से बढ़ा ले रहे हैं, आवाम के लिए जॉब और भी ज्यादा जो है मतलब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो पे मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि एक एक्सपर्ट नौजवान के जज्बात से हट करके क्या सोचता है। बुनियादी चीज है कि आप बहस हुकूमत कितना जिम्मेदारी समझते हो और किस प्रायोरिटी को, किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। यहाँ जो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए अभी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इश्यूज है काफी, या हमारे कैजुअल रेगुलराइजेशंस के काफी इश्यूज है, वो बहुत ज्यादा अहम इशू है। अगर आप ये कहकर कि हमारे पास पावर्स नहीं है, लिमिटेड पावर्स है, ये कहने के बावजूद भी अपनी सैलरीज को बढ़ा सके या अपने TADAs को बढ़ा सके या किसी एडवाइजर लाइफ टाइम पेंशन वगैरह सबका मसला है इसमें। अगर आप वहां सीरियस हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आप वहां सीरियस थे, आप वहां संजीदा थे, आपने कर लिया। अगर आप वहां पावर्स क्लेम करने के ना होने के बावजूद वो कर पाए, क्यों नहीं आप रेगुलराइजेशन कर पा रहे हो? जबकि आपको अगर आप पैसों की कमी महसूस ये रीजन दे दोगे तो अपने रिसोर्सेज के अलावा अभी 5,000 करोड़ अभी कुछ दिन पहले एडिशनल फंड सैंक्शन हो गए हैं गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के लिए। 5,000 से पहले 2,000 और अभी 5,000 एडिशनल। तो माय पॉइंट इज, क्या आप कहीं शुरुआत भी नहीं कर सकते हो? आपके पास रिजर्वेशन का बिल है, आपके पास रिजर्वेशन के इश्यूज है। अगर आप इतना संजीदा हो, यहाँ 50% से नीचे ओपन कैटेगरीज के लोग अब आ रहे हैं और 60% के आसपास अदर कैटेगरीज को वहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर आप इन मामलात को सीरियस हो, इन मामलात में सीरियस हो, लोगों की भलाई के लिए सीरियस हो, तो कम से कम वहां आप रैशनलाइज नहीं कर सकते हो। इसीलिए नहीं करते हैं कि इनके करने के मामलात नहीं है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई गलती से कुछ हो गया तो दे विल बी क्रिटिसाइज्ड।
उस चीज के लिए उनको वो कोई डिसीजन लेना नहीं चाहेंगे। और दूसरा ये कि उनके जो मामलात है वो अपने ज्यादा प्रायोरिटी है मामलात के, और उन मामलात में वो उलझते रहते हैं, उन्हीं चीज को करते रहते हैं। बाकी उनको जो आम मामलात जो लोगों के हैं, अभी आप देखोगे हमारे पास सबसे ज्यादा पावर जनरेशन का पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में खासतौर पानी बाकी चीज। तो अभी भी आज इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो गया पावर सेक्टर में अपग्रेडेशन के लिए, 6-6 घंटे का कट आजकल बिजली का हो रहा है लोगों के। 6-6 घंटे कट हो रहा है दिन में, हर 2-2 घंटे के बाद कट हो रहा है बिजली सप्लाईज में। सो पॉइंट इज वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ साथ एक तो ये हो गए लोगों के मामलात, दूसरा सबसे बड़ी चीज फिर अकाउंटेबिलिटी का इशू। गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए कि हर एक को अकाउंटेबल बनाया जाए कि भाई कौन क्या कर रहा है, कौन ऑफिसर क्या कर रहा है, फील्ड में लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या कर रहे हैं। किसी से भी पूछो कोई ना कोई जवाब देगा। 6 घंटे कट क्यों है हमारे पास? तो आपने बोला कि भाई हमारे पास मीटर लग जाए, केबलिंग हो जाए तो आपका 24/7 पावर हो जाएगा। सर देखिए, असल में हम इस वजह से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी टोटल जो बजट का आउटले है उस हिसाब से 1,30,000 करोड़ के आसपास, अगर ठीक है नेट हम मान लेते हैं कि इतना जितना नेट बजट आता है हमारे पास 1,13,000 से करोड़ से ऊपर आता है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो करीब करीब 80,000 करोड़ के आसपास आता है, और जो सेंटर का बजट है, स्टेट का बजट है, अलग अलग जगह से इनकम्स जो आती हैं, उन तमाम तर चीजों को सर ओवरऑल एक टेबल पे हम रखते हैं। फिर हम सोचते हैं कि डेली वेजर्स के मुद्दे हल क्यों नहीं हो रहे हैं, बिजली पानी के मसले क्यों हल नहीं हो रहे हैं, और लोगों की जो छोटी छोटी समस्या, बुनियादी जो वजूहात हैं वो हल क्यों नहीं हो रही है, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही है, तो हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, सीरियसनेस की कमी। और वही चीज जो खास तौर पे एक नौजवान सोचता है कि हमारी रियासत के पास सब कुछ है, सेंटर की तरफ से बहुत सारी चीजें आ रही है, जब आ रही है हमारी रियासत के अंदर चीजें पैदा हो रही है, जब पैदा हो रही है और हमारे पास जराए हैं, तो फिर खर्च क्यों नहीं हो रहा है? खर्च किस चीज पे होगा? अपने ऊपर, या फिर आवाम के लिए भी कुछ होगा? बुनियादी बात यही है कि इन लोगों को वो एहसास नहीं है कि हमने लोगों से वोट लिया है किसी वादे के अगेंस्ट, किसी काम के अगेंस्ट। बुनियादी चीजें वो अपने आप को उस लिहाज से जिम्मेदार समझते नहीं है, वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते हैं। वो यही समझ रहे हैं कि उनके लिए अगर 5 साल मिलते हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 साल में वो सारा कुछ कर लेंगे जो उनको चाहिए, जो आगे के लिए चाहिए उनको, वो सारा हो जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी ओपनली, आई एम सॉरी, आई एम स्लाइटली ब्लंट, उनका यही होता है हमारे 5 साल काफी है अपने आप के लिए, आगे के लिए भी हमारे 5 साल काफी है। वो कंसंट्रेट उसी चीज पर कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए, जब कोई एमएलए बनता है, जब कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसको कोई नहीं बोलता है, कंधे पर उठा के नहीं बोलता है कि आप आ जाओ जी हमारा मेंबर बनो। लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टो देते हैं, लोगों से प्रॉमिस करते हैं जनाब हमारे को वोट दीजिए, टोपी हाथ में लेकर मांगते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि वोट दीजिए। दैट मीन्स दे शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबल फीलिंग कि हमको लोगों की तय कुछ जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब कोई एमएलए बनता है तो देन ही थिंक्स डिफरेंटली। तो दैट मीन्स देयर इज ए कमी, इस चीज की कमी है कि हमको लोगों की तय कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे कुछ एहसास होना चाहिए, वो नहीं है। मुझे ये बताइए, एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। यहाँ हमारे एक एमएलए साहब है, बहुत अच्छे मोतबर एमएलए साहब है, लेबर तबके की बड़ी नुमाइंदगी करते हैं, और यहाँ तक कि दिल्ली में उनके लेबर्स के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं, और अभी एमएलए है। और जब 3 लाख बढ़ाने की बात हुई, 1.5 लाख से 3 लाख बढ़ाने की बात हुई, तो उन्होंने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया अपने लिए 3 लाख। उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा मेरे जो लेबर्स, मेरे जो डेली वेजर्स रोज सड़कों पर होते हैं, काश मैं ये कहूँगा नहीं मुझे 1.5 लाख नहीं चाहिए, मुझे जो है एडिशनल नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे रोजगार बेरोजगार। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे कितने न जाने कितने डेली वेजर्स का पेट भर सकता था, उनकी सैलरी दी जा सकती थी। बड़ी बात कही आपने। सेंट अ मैसेज, और वो बड़ा मोतबर और बड़ा हरदिल अजीज लीडर माना जाता है। ये एहसास की बात है।
राइट। ये ऐसा अगर वो कम से कम ये एक मैसेज देता कि भाई नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, मेरे जो डेली वेजर्स है वो तनख्वाह के बगैर है, बुनियादी चीज़ों के बगैर है, वो रोज सड़कों पर आते हैं, आई मस्ट नॉट टेक दिस एडिशनल अमाउंट इवन इफ इट डज नॉट, हालांकि उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था बजट पर, लेकिन एक मैसेज जाता है, लेकिन नहीं करता है। बिल्कुल बड़ी बात है। और सर यही वजह है कि शायद कायद, लीडर और एक नेता में कहीं न कहीं फर्क होता है और लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आज का मुद्दा भी हमने आपसे इसी वजह से समझने की कोशिश की कि बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की, लेकिन फिर जब लोगों की जरूरत होती है तो ये झोली फैला करके लोगों के सामने में होते हैं। लोगों के मसाइल का जो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल पा रहे थे उसमें हमने ये देखा था कि लोग मसाइल उठा रहे हैं, अपोजिशन कह रही है कि भाई आपको इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, अभी तक कहाँ रहा। सीरियसनेस जिसकी बात सरकार ने की थी कि चलो ठीक है हमने बुरा दौर देखा, अब सही दौर आएगा, अवामी हुकूमत है, लोगों के मसले दूर होंगे, वो भी अब टाटा फिश हो गया। अब ये नई नई चीजें जो आ रही है जिसके बारे में आपने इशारा भी किया और वाज़ेह तौर पर कहा, खासतौर पर सैलरी वाले मसले में कि उससे कितना कुछ हल हो सकता था, और सिक्योरिटी वाले मसले में, बेरोजगारी वाले मसले में, और भर्ती का जो अमल जिसके बारे में चल रहा है वो सिर्फ वादे तक ही महदूद क्यों है। ये ऐसी चीज है जिसे हम और भी आगे लेकर के बेहतर तरीके से जा सकते हैं। इसी वजह से आज चूंकि वक्त हो चुका है, इस वजह से हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन कल कोशिश ये की जाएगी कि असेंबली की जो कार्रवाई है उसको बेहतर तरीके से आपके सामने में प्रेजेंट करके, और जनाब अहमद याज साहब जैसे एक्सपर्ट, या अगर सर के पास टाइम होगा तो दोबारा हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। सर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन एक्सपर्टीज के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरी जो इजाजत